हिंदी साहित्य का ऐसा उपन्यास जो न केवल साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज, राजनीति और मानव जीवन के यथार्थ को भी गहराई से उजागर करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्काईलाइंस पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लेखक श्रीलाल शुक्ल की लिखी उपन्यास सूनी घाटी का सूरज पर। श्रीलाल शुक्ल, जिनका जन्म 1925 में हुआ, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में गिने जाते हैं। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में रहे और अपने अनुभवों से उन्होंने समाज की जटिलताओं को बहुत गहराई से समझा। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है राग दरबारी, जिसे हिंदी का क्लासिक माना जाता है और जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। लेकिन सूनी घाटी का सूरज एक अलग तरह का उपन्यास है। यह उतना चर्चित तो नहीं, लेकिन इसमें लेखक की संवेदनशीलता और व्यंग दोनों बराबरी से मौजूद हैं। यह उपन्यास हमें बताती है कि कैसे आम आदमी का संघर्ष राजनीति, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता की मार झेलते हुए भी उम्मीद को जिंदा रखता है। सोचिए, सूनी घाटी का सूरज, इस नाम में ही पूरा दर्शन छुपा है। सूनी घाटी का अर्थ है वीरानी, संघर्ष, निराशा, यानी वह जगह या जीवन जहां मेहनत है पर फल नहीं। सूरज का अर्थ है आशा, जीवन और ऊर्जा। लेखक का संकेत है कि चाहे जीवन कितना भी वीरान क्यों ना लगे, हर घाटी में कहीं ना कहीं सूरज जरूर उगता है। यानी निराशा कभी अंतिम सच नहीं होती, अंतिम सच हमेशा आशा होती है। यह उपन्यास जिस समय लिखा गया वह भारत के स्वतंत्रता उत्तर का दौर था। देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज़ादी के बाद भी गांव और कस्बों में गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार मौजूद थे। किसान खेतों में पसीना बहाता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल साहूकार और दलाल खा जाते थे। अफसर ईमानदारी से काम करना चाहता था, लेकिन राजनीति और रिश्वतखोरी उसे रोक देती थी। मजदूर शहर की ओर भागता था, लेकिन वहाँ भी उसके हिस्से में भूख और थकान ही आती थी। औरतें चौखट में कैद थी, उनके सपने परिवार और समाज की बेड़ियों में टूट जाते थे। यही वह समाज था जिसे लेखक ने सूनी घाटी कहा, और इस वीरानी में भी उन्होंने सूरज की तलाश की। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु निकलते हैं। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो यह उपन्यास सामाजिक यथार्थवाद और व्यंग्य साहित्य की परंपरा में आता है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण इसमें जाति, वर्ग, राजनीति और प्रशासनिक तंत्र की विसंगतियों का गहरा चित्रण है। दार्शनिक दृष्टिकोण, सूनी घाटी निराशा का प्रतीक है, जबकि सूरज आशा और संघर्ष का। आज भी किसान आंदोलन, अफसरों की ईमानदारी, मजदूर पलायन और राजनीति की विडंबनाएं हमें यही याद दिलाती है। अब हम प्रवेश करते हैं उस कस्बे और गांव की दुनिया में जिसे श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास में रचा है। यहाँ खेत भी हैं, चौपाल भी, कस्बे के सरकारी दफ्तर भी हैं और मंदिर की घंटियाँ भी। लेकिन इन सबके बीच फैली है वीरानी यानी सूनी घाटी। गांव की चौपाल पर बैठे बुजुर्ग राजनीति की बातें करते हैं, परिवार की चिंताएं साझा करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों में भी थकान है। खेतों में किसान पसीना बहाता है, पर जब घर लौटता है तो थाली में रोटी अधूरी होती है। कस्बे में दफ्तरों की फाइलें चलती है, लेकिन उसमें न्याय और ईमानदारी कहीं दब जाती है। और मंदिर की घंटियों के बीच औरतें अपनी ही चौखट में कैद सपनों को गिनती रह जाती है। यह है वह परिवेश जिसे लेखक ने बड़ी बारीकी से खींचा है। अब आते हैं पहले पात्र पर, राम सेवक। वह मेहनत करता है, सुबह सूरज उगने से पहले ही खेत में उतर जाता है। उसके सपने छोटे हैं, बच्चे पढ़ जाएं, बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए और घर की टूटी छत ठीक हो जाए। लेकिन उसकी मेहनत का फल कोई और ले जाता है। मंडी का व्यापारी, साहूकार या मौसम सब मिलकर उसकी आशाओं को लूट लेते हैं। राम सेवक यहाँ केवल एक किसान नहीं, बल्कि भारत का वह चेहरा है जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, लेकिन सबसे अधिक शोषित वही है। दूसरा पात्र है श्रीवास्तव। वह ईमानदार अफसर है, सोचता है कि व्यवस्था में कुछ सुधार कर पाएगा, लेकिन जब वह नियम से काम करता है तो ऊपर से नेताओं का दबाव और नीचे से रिश्वतखोरी उसे कुचल देती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या एक ईमानदार इंसान व्यवस्था को बदल सकता है या व्यवस्था ही उसे बदल देती है। तीसरा पात्र है हरिदास। वह रोज शहर जाता है, ईंट गारा ढोता है, शरीर का सारा दम खेत और निर्माण में निकाल देता है, लेकिन उसके घर में भूख ही भूख है।
उसकी जेब में पैसे नहीं, बच्चों के सपनों में स्कूल नहीं। हरिदास उस मजदूर वर्ग का प्रतीक है जो मेहनत करता है लेकिन उसका पसीना कभी सोना नहीं बनता। अब आते हैं राजनीति पर। ठाकुर साहब इस उपन्यास में राजनीति के चेहरे हैं। चुनाव से पहले उनके भाषणों में सूरज की रोशनी है, हर घर में समृद्धि आएगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन चुनाव के बाद वही सूरज जनता तक नहीं पहुंचता, बल्कि सिर्फ उनकी कुर्सी तक चमकता है। यहाँ लेखक का व्यंग अपनी पूरी धार दिखाता है। यह सवाल उठाता है कि लोकतंत्र जनता की ताकत से चलता है या नेताओं की चाल से। और अंत में है गोमती, वह रामसेवक की पत्नी है, सारा दिन घर की चौखट और चूल्हे में उलझी रहती है। उसके भी सपने हैं, लेकिन समाज और गरीबी दोनों उसकी राह रोक देते हैं। गोमती उन करोड़ों स्त्रियों की आवाज़ है जिनके सपने घर की दीवारों में कैद होकर रह जाते हैं। श्रीलाल शुक्ल ने इन पात्रों को केवल नाम नहीं दिए, बल्कि इनके माध्यम से पूरा समाज खड़ा कर दिया। यह केवल 5 लोग नहीं हैं, बल्कि 5 अलग अलग वर्ग हैं, किसान, अफसर, मजदूर, नेता और स्त्री। और जब इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे सामने खड़ी होती है वही सूनी घाटी जहां जीवन है लेकिन उम्मीद अधूरी है। वापस हम चलते हैं उस पात्र पर जो इस उपन्यास की आत्मा है, रामसेवक किसान। रामसेवक कोई काल्पनिक चरित्र नहीं, बल्कि उस भारतीय किसान की तस्वीर है जो खेतों में दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन उसकी थाली में रोटी अधूरी रह जाती है। रामसेवक की सुबह सूरज उगने से भी पहले होती है। वह बैलों को जोतता है, मिट्टी पलटता है, बीज बोता है। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को थका हारा लौटता है, लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो थाली में सिर्फ 2 सूखी रोटियां और नमक मिलता है। बच्चे उसकी ओर उम्मीद से देखते हैं। पत्नी गोमती के चेहरे पे चिंता की रेखाएं हैं। यही है उसकी सूनी घाटी। बाहर खेत हरे हैं, लेकिन घर के भीतर अंधेरा फैला हुआ है। रामसेवक की सबसे बड़ी समस्या है शोषण। साहूकार जब फसल खराब हो जाती है तो कर्ज का बोझ उसके सिर पर चढ़ाता है। मंडी जब फसल अच्छी होती है तो व्यापारी दाम गिरा देते हैं। सरकारी नीतियां कागज पर योजनाएं बनती है, लेकिन जमीन पर किसान तक नहीं पहुंचती। रामसेवक सोचता है, फसल मेरी, पसीना मेरा, जमीन मेरी, फिर भी फल किसी और का क्यों? यह सवाल रामसेवक का नहीं, बल्कि आज भी हर भारतीय किसान के मन का सवाल है। रामसेवक की पत्नी गोमती घर संभालती है, लेकिन अक्सर खाली बर्तन ही चूल्हे पर रखे रहते हैं। बच्चे स्कूल जाने की जिद करते हैं, लेकिन फीस भरने से पहले ही पढ़ाई अधूरी रह जाती है। बेटी की शादी उसके लिए सबसे बड़ी चिंता है। कर्ज लिए बिना यह सपना पूरा होना मुश्किल है। परिवार की यह मजबूरी किसान के संघर्ष को और गहरा कर देती है। फिर भी रामसेवक टूटता नहीं है। वह सोचता है, आज बुरा समय है, कल सूरज जरूर निकलेगा। उसके भीतर यह उम्मीद ही उसे जिंदा रखती है। वह जानता है कि अगर वह हार गया तो उसके बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, निराशा के बीच भी सूरज की तलाश। रामसेवक का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह पूरे भारतीय ग्रामीण समाज की सामूहिक कहानी है। किसान मेहनत करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का सबसे कमजोर कड़ी वही है। उसकी मेहनत से शहर चलता है, अनाज के गोदाम भरते हैं, लेकिन उसके घर में भूख रहती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे लोकतंत्र और व्यवस्था ने किसान को उसका असली हक दिया है। रामसेवक दरअसल वह आईना है जिसमें हम अपनी नीतियों, अपने समाज और अपने नैतिकता को देख सकते हैं। उसकी मेहनत खेतों को हरा भरा करती है, लेकिन उसका घर फिर भी सूना रहता है। उसके सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन उसके भीतर उम्मीद का सूरज जलता रहता है। यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश है। किसान टूटता है, लेकिन बिखरता नहीं। किसान रामसेवक के बाद अब हम आते हैं उपन्यास के 2 और महत्वपूर्ण पात्रों पर, श्रीवास्तव और हरिदास। एक दफ्तर की कुर्सी पर बैठा है, दूसरा मजदूरी के बोझ तले दबा है, लेकिन दोनों की हालत एक जैसी है, संघर्ष, लाचारी और उम्मीद के बीच जीना। श्रीवास्तव छोटा अफसर है, दिल से ईमानदार, सोच से आदर्शवादी। वह चाहता है कि व्यवस्था बदले, सच और न्याय के आधार पर काम हो, लेकिन हकीकत अलग है। ऊपर से नेताओं का दबाव है, नीचे से बाबुओं की रिश्वतखोरी। अगर वह सच का साथ दे तो ट्रांसफर या सजा तय है। वह बार बार सोचता है, क्या मैं व्यवस्था को बदलूंगा या व्यवस्था ही मुझे बदल देगी।
यह प्रश्न केवल श्रीवास्तव का नहीं बल्कि आज भी हर ईमानदार अफसर के सामने यही दुविधा खड़ी है। श्रीवास्तव उस प्रशासनिक तंत्र का प्रतीक है जहां ईमानदारी अक्सर अकेली पड़ जाती है। लेखक ने यहाँ यह कटाक्ष किया है कि व्यवस्था का पहिया केवल उन्हीं के लिए घूमता है जो सत्ता के साथ समझौता कर लें, लेकिन जो समझौता नहीं करते उनकी ईमानदारी उनकी सजा बन जाती है। अब आते हैं हरिदास पर। हरिदास सुबह शहर की ओर निकलता है, ईंट गारा धोता है, भवनों की नींव डालता है। उसके हाथों में छाले हैं, पीठ पर बोझ है, लेकिन उसके घर में भूख ही भूख है। बच्चे स्कूल जाने का सपना देखते हैं, लेकिन उनके हाथ में किताब नहीं, सिर्फ अधूरी रोटी है। हरिदास सोचता है, मेरे पसीने से शहर की इमारतें खड़ी होती है, लेकिन मेरा अपना घर क्यों उजड़ा रहता है। हरिदास उस मजदूर वर्ग का चेहरा है जो मेहनत से सबका भविष्य बनाता है, लेकिन अपने बच्चों को भविष्य नहीं दे पाता। यह केवल उपन्यास का चरित्र नहीं बल्कि आज भी हमारे समाज की सच्चाई है, जहां पलायन करने वाले मजदूर, निर्माण मजदूर और फैक्ट्रियों के श्रमिक अपनी मेहनत का पूरा फल कभी नहीं पाते। श्रीवास्तव और हरिदास दोनों अलग अलग वर्गों से आते हैं। एक दफ्तर का अफसर है, दूसरा शहर का मजदूर, लेकिन दोनों के संघर्ष में समानता है। श्रीवास्तव व्यवस्था के बोझ तले दबा है, हरिदास मेहनत और भूख के बोझ तले। यानी वर्ग चाहे कोई भी हो, अन्याय और शोषण सबको अपने घेरे में ले लेता है। यही है सूनी घाटी का दूसरा रूप। इन दोनों पात्रों को पढ़ते हुए लगता है कि लेखक ने केवल कहानी नहीं लिखी बल्कि एक गहरी सामाजिक टिप्पणी दी है। श्रीवास्तव का संघर्ष हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ईमानदारी और न्याय व्यवस्था में टिक सकते हैं। हरिदास की भूख हमें याद दिलाती है कि हमारे शहरों की चमक मजदूरों के पसीने पर टिकी है। इसीलिए यह उपन्यास सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि समाज का आईना है। अफसर श्रीवास्तव और मजदूर हरिदास दोनों अलग अलग राहों पर चलकर भी एक ही घाटी में आ मिलते हैं, सूनी घाटी में। दोनों की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष सिर्फ खेत या दफ्तर तक सीमित नहीं है बल्कि यह हर वर्ग में फैला हुआ है। किसान, अफसर और मजदूर की कहानियां सुनने के बाद अब हम आते हैं उस ताकत पर जो इन सबके जीवन पर हावी है, राजनीति। श्रीलाल शुक्ल ने राजनीति का ऐसा चित्र खींचा है जो सुनते ही हंसी भी दिलाता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। उनका व्यंग यहाँ अपने पूरे शिखर पर है। उपन्यास में राजनीति का प्रतीक है ठाकुर साहब। चुनाव से पहले वे गांव-गांव घूमते हैं, जनता से हाथ जोड़ते हैं, मंच पर बड़े बड़े वादे करते हैं, हर घर में समृद्धि लाएंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता उनके लिए सिर्फ एक संख्या रह जाती है। यही है राजनीति का असली चेहरा, वादों का सूरज लेकिन हकीकत में अंधेरा। गांव की गलियों में चुनाव के समय बड़ी चहल पहल होती है, पोस्टर लगते हैं, नारों की गूंज भी सुनाई देती है, लाउड स्पीकर से नेता के भाषण बजते हैं। जनता सोचती है कि शायद इस बार बदलाव होगा, लेकिन हर बार वही होता है, वादे अधूरे रह जाते हैं और जनता की उम्मीद टूट जाती है। लेखक यहाँ एक बड़ा कटाक्ष करते हैं, चुनाव असल में सपनों का बाजार है। नेताओं के भाषण सुनने के बाद जनता को लगता है कि सूरज उग आया है, लेकिन चुनाव के बाद वही जनता फिर अंधेरे में धकेल दी जाती है। किसान को कहा गया था कि उसका कर्ज माफ होगा, लेकिन उसका सूद और बढ़ गया। मजदूर को रोजगार का वादा मिला था, लेकिन उसके हिस्से में केवल भूख आई। औरतों को शिक्षा और सम्मान का सपना दिखाया गया था, लेकिन वे फिर चौखट में कैद रह गई। यानी सूरज की रोशनी सिर्फ नेताओं की कुर्सी तक पहुंचती है, जनता तक नहीं। राजनीति केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहती, यह समाज के हर हिस्से में घुसपैठ कर चुकी है। गांव की चौपाल की बहस भी राजनीति से प्रभावित है, अफसर का तबादला भी राजनीति से तय होता है, शिक्षा तक राजनीति से रंगी हुई है, धर्म और जाति को तोड़कर जनता को बांट दिया जाता है। लेखक हमें यह दिखाते हैं कि राजनीति आज केवल शासन का साधन नहीं बल्कि समाज को नियंत्रित करने का हथियार बन चुकी है। श्रीलाल शुक्ल का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वे सीधे आरोप नहीं लगाते बल्कि व्यंग और कटाक्ष के जरिए सच्चाई दिखाते हैं। जब वे ठाकुर साहब के भाषण का जिक्र करते हैं तो लिखते हैं जैसे सूरज उग रहा है लेकिन उसकी किरणें केवल नेताओं की कुर्सी पर पड़ती है।
यह सुनकर हंसी भी आती है, लेकिन भीतर से यह व्यंग चुभता है। लेखक का यह व्यंग हमें सिखाता है कि अगर जनता सजग ना हो तो नेता हर बार उसका शोषण करेंगे। लोकतंत्र केवल वोट डालने से मजबूत नहीं होता, बल्कि जनता की जागरूकता से मजबूत होता है। लेखक कहना चाहते हैं, झूठे सूरज से सावधान रहो, असल सूरज वही है जो सबको बराबर रोशनी दे। अब तक हमने देखा किसान राम सेवक की पीड़ा, अफसर श्रीवास्तव का द्वंद्व, मजदूर हरिदास की थकान और नेता ठाकुर साहब का छल। इन सब के बीच सवाल यह है कि सूनी घाटी का सूरज आखिर हमें क्या सिखाता है। सूनी घाटी केवल गांव या पात्रों तक सीमित नहीं है, यह हर उस जगह है जहां आशा मर चुकी है, जहां मेहनत है पर फल नहीं, जहां सपने हैं पर साधन नहीं, जहां इंसान है पर इंसानियत नहीं। यह घाटी केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी हो सकती है। जब हम हिम्मत छोड़ दें, जब हम अन्याय को स्वीकार कर लें, जब हम बदलाव की उम्मीद से मुंह मोड़ लें। लेकिन इस वीरानी में भी लेखक ने सूरज रखा। सूरज का मतलब है उम्मीद, संघर्ष और बदलाव की संभावना। राम सेवक, श्रीवास्तव, हरिदास, ये सब चाहे जितनी कठिनाई में हों, लेकिन इनके भीतर कहीं न कहीं सूरज जिंदा है। यही इस उपन्यास का दर्शन है। निराशा कभी अंतिम सत्य नहीं होती, अंतिम सत्य हमेशा आशा होती है। यह उपन्यास हमें कुछ बड़े सवालों के सामने खड़ा करता है। क्या मेहनत करने वाला इंसान हमेशा पिसता रहेगा? क्या व्यवस्था कभी ईमानदारों को स्वीकार करेगी? क्या राजनीति केवल जनता से छल करती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी जिंदगी की सूनी घाटी में भी सूरज उग सकता है? लेखक हमें इन सवालों का जवाब खुद तलाशने को कहते हैं। वे हमें सोचने और जगने पर मजबूर करते हैं। यह उपन्यास केवल अपने समय की बात नहीं करता। आज भी किसान आत्महत्या करता है, आज भी ईमानदार अफसर अकेला पड़ जाता है, आज भी मजदूर शहरों में पलायन करता है और भूखा रहता है, आज भी राजनीति जनता को सपनों का सूरज दिखाती है, लेकिन उन्हें अंधेरे में छोड़ देती है। यानी सूनी घाटी आज भी जीवित है, बस उसका रूप बदल गया है। इस पूरे उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिंदगी कभी पूरी तरह सूनी नहीं होती। हर घाटी में कहीं न कहीं सूरज उगता है। लेखक हमें चेतावनी भी देते हैं और प्रेरणा भी। चेतावनी यह कि अगर हम आंख मूंद कर हालात स्वीकार करते रहे तो हमारी जिंदगी हमेशा सूनी घाटी बनी रहेगी। प्रेरणा यह है कि अगर हम संघर्ष और उम्मीद का सूरज जलाए रखें तो सबसे अंधेरी घाटी भी रोशन हो सकती है। सूनी घाटी और सूरज का गहरा अर्थ है निराशा और आशा के बीच झूलती जिंदगी का दर्शन। यही इस उपन्यास का अंतिम निष्कर्ष है, आशा ही असली जीवन है। अब तक हमने देखा कि यह उपन्यास किस तरह समाज की परतें खोलता है, लेकिन असली गहराई तब सामने आती है जब हम पात्रों के भीतर झांकते हैं। उनका आत्मसंवाद, उनकी अंदरूनी आवाज हमें वह सच दिखाती है जो अक्सर बाहर सुनाई नहीं देता। आइए सुनते हैं इन आत्मसंवादों को। राम सेवक किसान का आत्मसंवाद, मेरे खेत हरे हैं लेकिन मेरे घर के चूल्हे सूने क्यों हैं? मेरे पसीने से दूसरों की भूख मिटती है लेकिन मेरे बच्चों की भूख क्यों नहीं? क्या मेरी जिंदगी बस कर्ज और भूख के बीच ही बीतेगी? फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि सूरज कल फिर निकलेगा। यह संवाद हर उस किसान की आवाज है जो संघर्ष करते करते भी उम्मीद नहीं छोड़ता। श्रीवास्तव का आत्मसंवाद, मैंने सोचा था कि ईमानदारी से व्यवस्था बदलूंगा, लेकिन यहाँ तो हर सच फाइलों के बोझ तले दबा दिया जाता है। क्या मैं भी वही बन जाऊंगा जिससे लड़ने का वादा किया था? अगर मैं सच का साथ दूं तो नौकरी खतरे में है, अगर समझौता कर लूं तो आत्मा मर जाएगी, तो फिर क्या करूं? यह संवाद हर उस इंसान की दुविधा है जो व्यवस्था में रहते हुए ईमानदार रहना चाहता है। हरिदास का आत्मसंवाद, मेरे हाथों में छाले हैं, मेरी पीठ झुक गई है, लेकिन मेरे बच्चे की थाली अब भी खाली है। मेरे पसीने से शहर की ऊंची इमारतें खड़ी होती है, लेकिन मेरा अपना घर क्यों टूटा हुआ है? क्या मेहनत का इनाम हमेशा भूख ही होगा? यह आत्मसंवाद हमें याद दिलाता है कि शहर की चकाचौंध मजदूरों के खून पसीने पर टिकी है। ठाकुर साहब का आत्मसंवाद, जनता वोट देती है तो समझती है मैं उनका सेवक हूँ, लेकिन असलियत यह है कि मैं सत्ता का सेवक हूँ।
वादे करना आसान है, पूरा करना मुश्किल, और जनता भूल भी जाती है। यह कटाक्ष राजनीति का असली चेहरा खोल देती है। गोमती का आत्मसंवाद, मैं घर संभालती हूँ, बच्चों को पालती हूँ, लेकिन मेरी अपनी चाहते कहाँ है? क्या मैं सिर्फ चौखट तक ही सीमित रहूंगी? क्या मेरे सपनों की कोई भी कीमत है, या मेरी जिंदगी भी उसी चूल्हे की तरह धुंधली है जहाँ रोज आग जलती है लेकिन रोशन कभी नहीं होती? गोमती का संवाद आज भी करोड़ों स्त्रियों की पीड़ा को आवाज देता है। इन आत्मसंवादों को सुनकर लगेगा कि यह कहानी अतीत की है, लेकिन क्या सच में आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं? आज भी ईमानदार अफसर दबाव में टूट जाते हैं? आज भी मजदूर शहर की चमक के पीछे अपने गांव छोड़ देता है? आज भी नेता जनता को सपनों का सूरज दिखाकर कुर्सी की रोशनी में बैठ जाते हैं? और आज भी स्त्रियां अपनी चौखट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। यानी सूनी घाटी आज भी मौजूद है, बस उसका रूप बदल गया है। अब यह अखबार की खबरों में, टीवी डिबेट में और हमारे आसपास की सच्चाइयों में दिखती है। श्रीलाल शुक्ल इन आत्मसंवादों के जरिए हमें यह बताना चाहते हैं कि हर वर्ग, हर किसान के भीतर संघर्ष छिपा है। कोई बाहर हंसता है लेकिन भीतर रोता है। और तभी यह उपन्यास आज भी जीवित है, क्योंकि यह केवल पात्रों की नहीं बल्कि हमारी अपनी कहानी है। यह कहानी आज भी हमारे समाज में उतनी ही प्रासंगिक है। यही वजह है कि सूनी घाटी का सूरज केवल साहित्य नहीं बल्कि एक दर्पण है जिसमें हम अपनी ही तस्वीर देख सकते हैं। लेखक ने सूनी घाटी और सूरज को केवल नाम नहीं दिया बल्कि इन्हें जीवन और समाज का प्रतीक बना दिया। सूनी घाटी निराशा, भूख, शोषण, अन्याय, सूरज उम्मीद, संघर्ष और परिवर्तन की संभावना। यानी यह उपन्यास हमें बताता है कि जिंदगी चाहे कितनी भी वीरान क्यों न लगे, हर घाटी में सूरज उगने की संभावना हमेशा रहती है। यह उपन्यास हमें कई स्तरों पर सीख देता है। किसानों के लिए मेहनत का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वही देश की रीढ़ है। प्रशासन के लिए ईमानदारी को दबाने वाली व्यवस्था कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मजदूरों के लिए उनका पसीना समाज की असली पूंजी है। राजनीति के लिए वादों से नहीं, ईमानदारी और जवाबदेही से बदलाव आता है। स्त्रियों के लिए उनका सपना और संघर्ष समाज की आधी शक्ति है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यानी यह उपन्यास केवल पात्रों की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाज का आईना है। यह उपन्यास हमें हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भी गहरा संदेश देता है। जब हालात निराशाजनक हों तो हमें याद रखना चाहिए कि अंधेरा अस्थायी नहीं है। जब हमें लगने लगे कि मेहनत बेकार जा रही है तो यह सोचना चाहिए कि सूरज कल फिर निकलेगा। जब समाज हमें रोकता है तो यह मानना चाहिए कि बदलाव की शुरुआत छोटी छोटी उम्मीदों से ही होती है। लेखक कहना चाहते हैं, आशा ही असली जीवन है। आज भी यह उपन्यास उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में था। किसान आज भी संघर्ष कर रहा है, मजदूर आज भी पलायन करता है, अफसर आज भी दबाव में टूटता है, राजनीति आज भी सपनों का सूरज दिखाती है लेकिन जनता को अंधेरे में छोड़ देती है। यानी सूनी घाटी आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है, बस हमें उसमें सूरज ढूंढने की हिम्मत करनी है। सूनी घाटी का सूरज केवल एक उपन्यास नहीं, जीवन का एक दर्शन है। यह हमें बताता है कि निराशा कभी अंतिम सत्य नहीं होती, अंतिम सत्य हमेशा आशा होती है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, यही थी हमारी यात्रा श्रीलाल शुक्ल के इस अद्भुत उपन्यास के साथ। अगर यह यात्रा आपको पसंद आई तो स्काईलाइंस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।